कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इस पैंडेमिक के चलते दुनिया में काफ़ी स्ट्रेस का माहौल है और उसी के बीच जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रही है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, रिगार्डिंग देयर एजुकेशन। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, सो उनकी बच्चों की स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि सिलेबस रिडक्शन। सो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट। प्रीवियस ईयर्स में कौन से टॉपिक थे जो इस बारी बच्चों को नहीं करने पड़ेंगे, और हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स में +2 के स्टूडेंट्स को, CBSE के स्टूडेंट्स को कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना होगा। सो दिस इज़ गौरव कुमार, वेलकम टू आवर चैनल CBCN। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए, सो स्टूडेंट्स को जो प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस था +2 फिजिक्स का, उसमें थे टोटल 9 यूनिट्स। इस बारी भी हमारे पास जो रिवाइज सिलेबस है उसमें भी बच्चों के लिए है 9 यूनिट्स। सो एज इट इज़ यूनिट्स में कोई डिडक्शन नहीं हुई है, बट ऑन द नंबर ऑफ पीरियड्स के बेसिस पे अगर हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं, सो सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस जो देखने में आए हैं वो आए हैं यूनिट 3rd में और यूनिट 6th में। ठीक है, सो ये हमारे पास 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। सो हम 1 बाय 1 करके चैप्टर्स के बीच में से देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर बच्चों ने फोकस करना है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए एज इट इज़ इतना ज़्यादा सिलेबस में कोई वेरिएशंस नहीं आई। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एंड पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एज इट इज़ टॉपिक्स हमारे पास इस बारी भी बच्चों को करने पड़ेंगे। बट एक टॉपिक है जिसमें रिडक्शन हुई है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड। सो इसकी डिडक्शन हो गई है हमारे पास न्यू सिलेबस में। सो इसके अलावा बाकी कोई भी टॉपिक्स में हमारे पास कोई भी रिडक्शन नहीं हुई है। सो अगर हम बात करें इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, सो इसमें जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा फोकस करना है टॉपिक्स पे वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। सो ये कुछ टॉपिक्स है जिस पर बच्चों ने ज़्यादा फोकस करना है फ्रॉम दिस चैप्टर। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स की रिडक्शन हुई है, जैसे कि हमारे पास टॉपिक है कार्बन रेजिस्टर्स। सो कार्बन रेजिस्टर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है इस बारी के सिलेबस में। साथ ही कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स को भी रिमूव कर दिया है और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी रिमूव कर दिया है। सो इसके अलावा कोई भी रिडक्शन हमें नहीं देखने को मिली है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो एज इट इज़ हमारे पास सिलेबस वैसे का वैसा ही है इसके अलावा। सो कार्बन रेजिस्टर्स का अगर रिमूव हुआ भी है इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट की लर्निंग पे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स को अगर देखा जाए सो वो तो बच्चा ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लेता है। सो उसके बेसिक्स पहले से ही क्लियर होते हैं। बट हाँ, अगर कोई बच्चा लाइक इंजीनियरिंग के लिए इन फर्दर आफ्टर +2 ऑप्ट करता है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बेसिक्स में, क्योंकि कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग ये एक बेसिक्स पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सो ये था हमारे पास सेकंड यूनिट। अभी इस टॉपिक में, अब इस चैप्टर में अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें जिस पर बच्चों ने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सो सबसे पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, सेकंड है पोटेंशियोमीटर, एंड थर्ड सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड लास्ट में आता है किरचॉफ्स लॉज। सो ये 4 टॉपिक्स हैं जिस पर बच्चों ने ज़्यादा फोकस करना है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है और नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो उसमें जो टॉपिक हमारे पास रिड्यूस हुआ है दैट इज़ साइक्लोट्रॉन। कौन सा रिड्यूस हुआ है? साइक्लोट्रॉन। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर साइक्लोट्रॉन अवेलेबल नहीं है।
उसी के साथ अगर हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेजर रिडक्शन हुई है सिलेबस की। जैसे कि हमारे पास जो बार मैग्नेट का कंसेप्ट था, बार मैग्नेट के रिलेटेड हम जो भी एप्लीकेशंस करते थे वो सभी की सभी CBSE वालों ने डिलीट कर दी है +2 स्टैंडर्ड्स में फाइनल एग्जाम्स में। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल का टॉपिक था, सो मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट में जो टॉपिक्स था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग एक्सियल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये भी डिलीटेड है। टॉक ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी डिलीटेड है। सो ये टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। इसी के साथ हमारे पास पैरा डाया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ और उनकी एग्जांपल्स, ये भी डिलीट कर दी गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इनको भी डिलीट कर दिया गया। बट इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज़ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इनको बच्चा केमिस्ट्री में भी पढ़ लेता है। सो इतना ज़्यादा उसकी लर्निंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, +2 में उसको सिलेबस कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन लेस हो गई है, जिसके कारण वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा सिलेक्टिव टॉपिक्स पे। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अभी इसमें अगर देखा जाए, हमने वैसे प्रीवियस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में नहीं डिस्कस किया, सो पहले मैं वो भी बता देता हूँ आपको। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपने फोकस करना है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, सबसे पहले आता है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड उसकी कन्वर्जन। फिर आता है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर आता है टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एंड जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टॉपिक है उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ अर्थ मैग्नेटिज्म। सो ये जो टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास 3rd यूनिट्स में। क्लियर? इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, अल्टरनेटिंग करंट। सो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले डिलीट हुए हैं। सो अगर हम बात करें डिलीटेड टॉपिक्स की, सो इसमें भी एज इट इज़ इतना ज़्यादा डिलीशन नहीं हुई है टॉपिक्स की। इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट के कुछ आखिरी टॉपिक्स हैं, जैसे कि हैं पावर फैक्टर्स, जैसे हैं हमारे पास पावर फैक्टर्स एंड वाटरलेस करंट, इनकी रिडक्शन हुई है। बाकी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बच्चों को उतना ही करना पड़ेगा जितना वो पहले करते थे इस यूनिट में से। सो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? सो सबसे पहले इंडक्शन का टॉपिक, जिसमें हम सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ, जैसे हमारे पास सेल्फ म्यूचुअल, ये प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इस बारी भी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें आता है AC वोल्टेज अप्लाई टू LCR। सो LCR सर्किट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो AC जनरेटर भी पूछा जाता है हमसे काफ़ी बार, और इसमें हमारे पास लेंजेज लॉ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडी करंट से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम्स में। क्लियर? सो दूसरी तरफ देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, वो बच्चों को काफ़ी कम टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा फाइनल स्टडीज़ के लिए। इसी के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले भी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रखता था फाइनल एग्जाम में, इस बारी उन्होंने और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है सिलेबस। जैसे हमारे पास जो मेजर टॉपिक्स होता था पहले, दैट इज़ बेसिक आइडियाज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, वो बिल्कुल रिमूव कर दिया है। बाकी एज इट इज़ हमारे पास है। सो अगर हम इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बच्चे ने जिस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर ज़्यादा फोकस करना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें से ही आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो ट्रांसवर्स नेचर है उसका क्वालिटेटिव आइडिया करना है, मतलब कंसेप्ट को सिर्फ समझना है, उसकी क्वांटिटेटिव बेसिस पे नहीं जाना, लाइक फॉर्मूलाज डराइव नहीं करने, उसका सिर्फ आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए आउट ऑफ दिस टॉपिक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। क्लियर?
सो ऑप्टिक्स 2 टाइप्स के हमारे पास, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले अगर बात करें, सो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो हुआ है थोड़ा सा शुरुआत का पोर्शन है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूलाज। सो ये टॉपिक हमारे पास डिलीट हो गया है। सो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने 10th क्लास में इसको पढ़ लिया होता है, सो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ हमारे पास जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सो एप्लीकेशंस है जो रिफ्रैक्शंस की, वो भी डिलीट कर दी गई है, जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमारे पास वो वाला कोई भी टॉपिक अवेलेबल नहीं है। सो रे ऑप्टिक्स में काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, बाकी एज इट इज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों को करने ही पड़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस एंड बाय लेंसेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे डेरिवेशंस भी आती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। सो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो फाइनल एग्जाम्स हैं जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। क्लियर? इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स का ही सेकंड चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स में से हमारे पास जो एंड वाला पोर्शन है देखा जाए, सो एंड वाला पोर्शन है वो क्या बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है इस बारी के सिलेबस में। सो इस बारी के सिलेबस में जो डिलीटेड ऑप्शन है, डिलीटेड पोर्शन है, दैट इज पोलराइजेशन। अगर देखा जाए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। सो दूसरी तरफ देखिए, आपके पास वो वाला टॉपिक अवेलेबल है ही नहीं। सो वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ी सी बर्डन बच्चों की कम की गई है। इसी के साथ अब बच्चों को कम टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें वेव ऑप्टिक्स में से, सबसे पहले बच्चों को फोकस करना होगा डायफ्रैक्शन पे, डायफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, डायफ्रैक्शन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सेकंड है इंटरफेरेंस एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। क्लियर? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल्स प्लस इसकी जो हमारे पास डेरिवेशंस आती हैं, फ्रिंज विड्थ की जो हम डेरिवेशन करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फाइनल एग्जाम्स में। एंड उसके बाद भी अगर बच्चों ने कुछ करना है, सो हाइजीन प्रिंसिपल के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर सकते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। अभी ड्यूल नेचर में बात करें, ड्यूल नेचर में भी इतना ज़्यादा हमारे पास रिडक्शन नहीं हुई है सिलेबस की। हाँ, इसमें से हमारे पास जो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था उसको डिलीट कर दिया गया है। बाकी एज इट इज़ हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं रिवाइज सिलेबस में। सो एज इट इज़ उतना ही करना पड़ेगा, वेटेज में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप ऊपर भी देख सकते हो, जैसे हमारे पास पहले थे 8 पीरियड्स, अभी रह गए हमारे पास 7 पीरियड्स, सो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद आता है हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियर। अभी ड्यूल नेचर में अगर बात करें, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिस पर बच्चों ने फोकस करना है, वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उस पर ज़्यादा फोकस करना है बच्चों ने। उसके बाद हमारे पास आती है वेव नेचर, मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल एग्जाम्स के लिए। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 8th, दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लिया। एटम्स एंड न्यूक्लिया में अगर देखा जाए, सो एटम का जो टॉपिक है, एटम के टॉपिक में से हमारे पास कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर हम चैप्टर 13 दैट इज़ न्यूक्लिया की बात करें, न्यूक्लिया में जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक था, वो सभी टॉपिक को रिड्यूस करके बच्चों की टेंशन को कम कर दिया गया है। बट एज इट इज़ अगर देखा जाए, बच्चों की टेंशन पहले भी नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बच्चे इजीली इसको समझ लेते थे क्योंकि कुछ कंसेप्ट उन्होंने केमिस्ट्री में भी इसको कवर कर लिया होते हैं। तो उसके कारण एटम्स और न्यूक्लिया में अगर देखा जाए, सो इतना ज़्यादा हमारे पास बर्डन कम तो हो गया है, बट बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बच्चों ने क्या कर लेना है, बच्चे कर लेते हैं इस टॉपिक्स को, क्योंकि केमिस्ट्री में भी साइड बाय साइड ये टॉपिक को वो डिस्कस करते रहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, नीचे हमारे पास जो टॉपिक्स है, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
पर न्यूक्लियन एंड वेरिएशन विद इट्स मास नंबर, ये टॉपिक भी डिलीट हो गया है। सो एज इट इज़ अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पर वो वाला टॉपिक अवेलेबल नहीं है। सो यस, बच्चों की बर्डन कम हुई है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे, उनको कर्व में थोड़ी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी, बट अभी अब उसका क्या रिड्यूस हो गया है सिलेबस, तो बच्चों की बर्डन थोड़ी सी कम हो गई है। सो अगर हम बात करें एटॉमिक एंड न्यूक्लियस में, एटम्स एंड न्यूक्लियर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, सो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक बच्चों ने फोकस करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सेकेंड बोहर मॉडल, थर्ड न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो इसमें न्यूमेरिकल्स अगर देखा जाए, न्यूमेरिकल की इतनी वेटेज नहीं आती, ज़्यादातर न्यूमेरिकल अगर पूछे भी जाएँ तो ज़्यादातर जाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। क्लियर? इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो +2 फिजिक्स का लास्ट यूनिट है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्या बात करें, ये प्रीवियस ईयर में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया था। लाइक अगर हम बात करें, चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए, इस बार भी CBSE वालों ने काफ़ी चीज़ें इसमें से रिड्यूस कर दी हैं। जैसे जीनर डायोड है, जो बिल्कुल एंड टॉपिक है, जीनर डायोड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सो इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है रिवाइज सिलेबस में। सो अभी बच्चों को सिर्फ कम से कम इस चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के बारे में बच्चे केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो बच्चों ने इस चैप्टर में से फोकस करने हैं, वो सबसे पहला है स्पेशल पर्पस। कौन सा? दैट इज स्पेशल पर्पस ऑफ PN जंक्शन एंड डायोड्स, जिसमें हम LED के बारे में पढ़ते हैं, फोटो डायोड्स के बारे में पढ़ते हैं और सोलर सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहला टॉपिक है। अगर आपने इस यूनिट में से जितने मार्क्स की वेटेज है उस मार्क्स को अचीव करना है। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, एंड उसके बाद बच्चों ने फोकस करना है रेक्टिफायर्स पे। सो ये था एक जनरल कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस ईयर एग्जाम का सिलेबस और जो हमारे पास रिवाइज सिलेबस है। सो इसी के साथ हम अगली वीडियोस में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक सिंगल चैप्टर में कि कौन कौन से टॉपिक्स पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करना होगा, न्यूमेरिकल किस में आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस चैप्टर के उनको क्या ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल CBCN। साइन ऑफ।